अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाज़रीन, आज तमाम मौज़ूआत के साथ हम एक दफ़ा फिर से आपके सामने हाजिर हैं और इंशाल्लाह कोशिश है कि तमाम पे आज खुलकर डिबेट हो और ब्रेनस्टॉर्म करें इन तमाम चीज़ों को। सबसे पहले टेबल करते हुए FATF बिल्स पर बात करेंगे। FATF बिल्स क्योंकि इसके हवाले से जो एक नया जिसे कहते हैं पेंडोरास बॉक्स अलबत्ता कहना चाहिए वो खुल गया है, ऐसा मालूम होता है। FATF के हवाले से जो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट का हिस्सा है, अगर हमें ग्रे लिस्ट से निकलना है, बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि हमारी तरफ से दरकार हैं और हमने पूरे करने। वो प्री रिक्विजिट्स पूरे करने के लिए भी कुछ कानून साजियां भी दरकार हैं, कुछ लेजिस्लेशंस भी दरकार है। अब उन लेजिस्लेशंस के हवाले से आप जैसे जानते हैं नाजरीन, हमने इस पे तफसीली अपने प्रोग्राम्स भी किए हैं, नशिस्तें भी की हैं कि पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी हुकूमत और जो साथ साथ अपोजिशन बेंचेस हैं, ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस इकट्ठा बैठी। इसका मकसद ये था कि तमाम कानून साजियों पे इत्तेफाक राय से आगे बढ़ा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और एक दफा फिर से हमने देखा कि वो इत्तेफाक राय ना पैदा हो सका। नैब के भी कुछ मामलात और तरामीम इसके सामने आए और कुछ ऐसे मामलात थे जो कि नैब से मुंसलिक थे, नैब की तरामीम से मुंसलिक थे। लेकिन टॉकिंग अबाउट द FATF बिल्स इन पर्टिकुलर, कौमी असेंबली से तो ये पास हो गए, उसमें कुछ तरामीम अपोजिशन ने प्रपोज की लेकिन वो मानी ना गई, उनको अक्सरियत राय का वोट नहीं मिला, लिहाजा बगैर उन तरामीम के FATF बिल्स कौमी असेंबली से पास हो गए। लेकिन कल हमने देखा कि जब अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी सेनेट में ये बिल्स पहुंचे तो वहां पर क्योंकि अक्सरियत है अपोजिशन के मेंबरान की, तो वहां पर हमने देखा कि उधर ये बिल्स रुक गए और वहां पर इनका पैसेज मुमकिन ना हो सका। ये अब जब से डेवलपमेंट हुई है उसके फौरन बाद से नाज़रीन वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट फिर राइट आफ्टर दैट हम सबके सामने है, जहां पर उन्होंने इस बात का गिला किया कि FATF बिल्स पर भी इत्तेफाक राय नहीं हो पा रहा। वजीर आजम इमरान खान ने कल ये ट्वीट करके बताया और उन्होंने ये कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है और साथ साथ उन्होंने एक NRO की जो बाज़गश्त है उसको भी दोहराते हुए कहा कि क्योंकि NRO सीख करती है अपोजिशन, NRO मकसद है और ज्वाइंट अपोजिशन का, तो लिहाजा इस वजह से FATF जैसी कानून साजियों पर भी रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अब नाजरीन ये बात अपनी जगह, लेकिन ट्विटर पर भी हमने देखा है कि इसके बाद से एक नया पेंडोरास बॉक्स खुला। शहरी रहमान साहिबा भी सामने आई, उन्होंने कहा नहीं जी, क्योंकि कवानीन सख्त किए गए थे और ऐसी कुछ सजाएं उसमें शामिल थी जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं होती हैं, तो लिहाजा इस वजह से उसको अपोज किया था अपोजिशन ने। फिर उसका जवाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने दिया शहरी रहमान साहिबा को, जिसमें उन्होंने बताया कि क्योंकि ये कानून पुराना है और जो तरामीम प्रपोज की गई थी वो ग्रे लिस्टिंग से मुंसलिक थी, तो लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट किस्म के मजीद कोई एक्शंस प्रपोज किए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ। खैर नाजरीन, ये बहस एज वी स्पीक जारी है। अब बाज़गश्त ये है और लग ये रहा है कि गालिबन ऐसा भी हो सकता है कि एक ज्वाइंट सेशन समन किया जाए और जब ज्वाइंट सेशन हो तो उसमें क्योंकि जो हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी क्योंकि अक्सरियत हो, उसके जरिए गालिबन जो ये पैसेज है इन बिल्स वगैरह का ये आसान हो जाएगा या ये मुमकिन हो पाएगा कि हुकूमत इसको इन तमाम चीजों को पास करवा ले। तो खैर ये जो बात है, अब इसमें हम पहले मौजू पे इस चीज को टेबल करेंगे कि अब इन बिल्स का मुस्तकबिल क्या बनेगा। FATF से मुंसलिक यकीनन जो बिल्स हैं उन पे एक बात तो दुरुस्त है कि कोई जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए, ये कौमी मफाद है, लेकिन दूसरी तरफ इत्तेफाक राय से भी बढ़ना बड़ा जरूरी है। पहले मौजू पे ये, और दूसरे मौजू पे नाजरीन कराची शहर कायद की जो हालत जार है वो हम सब के सामने है। एक दफा फिर से मानसून के स्पेल की वजह से बैडली स्ट्रक शहर कायद हम सब के सामने है। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इस दफा मानसून ने कई दिहाइयों का रिकॉर्ड तोड़ा है और जितनी बारिश हुई है, जितनी रेनफॉल हुई है, पिछले रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आई है और खास तौर पर सिंध और पंजाब के जो इलाके हैं वो मुतासिर हैं। और कराची क्योंकि अंडरलाइंग शहर है, क्वाइट वेल बिलो द सी लेवल, वहां पर ये हमेशा से एक मसला ऐसा है कि एग्रेवेट हो जाता है। एक तो इसका ये पहलू है, दूसरा इसका पहलू है जो कि गवर्नेंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से मुंसलिक है। खैर इस हवाले से एक तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अब एक दफा फिर से इंस्ट्रक्ट किया है पाकिस्तान आर्मी को, और आज पूरा दिन से जैसे हमने देखा कि लोग बेघर हैं, लोग दरबदर हैं, जो सड़कें हैं, जो शाहराएं हैं मेन, वो भी नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं, गाड़ियां तैर रही हैं, लोग अपने जानों का ज़िया भी हुआ है लोगों का कि इलेक्ट्रिक की इस वक्त जो जिस वहां पर जो मामलात हैं उनकी वजह से भी, क्योंकि बिजली तो मुअत्तल है ही और साथ साथ जो माशाल्लाह से जिस तरह का एक निज़ाम है, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो बिजली की एक तरसील का निज़ाम है उसकी वजह से लोग करंट लगने से भी उनकी अमवात बदकिस्मती से हो रही हैं। फिर
साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रही है लोगों की घरों से, अपने कश्तियों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें पाक फौज आगे आगे है, एनडीएमए है, साथ साथ जो एनजीओज है वो बहुत बेहतरीन इसमें काम कर रही हैं। लेकिन बात ये करने की होगी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर नाजरीन जो जिम्मेदारी आयद होती है, क्या इस हालात में एक्सपेक्ट किया जाए कि वो जिम्मेदारी पूरी होती हुई नजर आएगी? ख्वाह ये कि बार बार इसकी पेशगोई तो की जाती है बारिशों की, लेकिन कोई प्री मेडिटेटेड कोई इंतजामात नजर नहीं आते हैं। ये क्यों रिकरिंग साइकिल है, हर दफा हमें नजर आता है? इनमें सियासी जो जमातें हैं उनका क्या रोल है? अब तो तीनों इकट्ठी बैठ गई हैं एक कमेटी में, पीपल्स पार्टी भी, एमक्यूएम भी, उनके मेयर भी वसीम अख्तर साहब अब अपनी रुखसती कर चुके हैं बतौर मेयर, तो इस पे भी बात करेंगे। और पीटीआई भी, ये तमाम अब इकट्ठे बैठ गए हैं, लेकिन क्या वाकई ये इकट्ठे हो पाएंगे शहर कायद के अब के मसाइल पर, जो कि रोज बरोज मजीद कॉन्सेंट्रेशन मांगते हैं? और तीसरे मौजू पे अगर इंशाल्लाह वक्त ने इजाजत दी तो कोविड के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अब ये है एक नई जो इसमें एक बात है कि कोविड अब सबसाइड हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान में कुछ केसेस यकीनन सामने आ रहे हैं, कुछ इमर्ज हुए हैं, लेकिन फिर भी अक्रॉस द कंट्री इस वक्त हमें 12 अमवात जो एक दिन में है वो नजर आई हैं। लेकिन ऐसे में क्योंकि लाइफ मस्ट गो ऑन, जो स्कूल्स को खोलने की बात है उस पे हर सूबा तकरीबन अपनी जो एक हिकमत अमली है वो तश्कील दे रहा है। केपी में तो सुना है कि 15 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे, पंजाब में इस हवाले से मजीद डेलिब्रेशन होना बाकी है, और सिंध के हवाले से क्या मुस्तकबिल होगा और स्कूल्स के हवाले से सिंध हुकूमत क्या फैसला करती है, इस पे बात करने की कोशिश रहेगी हमारी इंशाल्लाह तीसरे मौजू पे। ज्वाइंट बाय अ वेरी पर्टिनेंट गेस्ट पैनल, फौरी तारुफ करा दूं, कमल शोसत साहिबा यहाँ स्टूडियोज में मेरे साथ तशरीफ फरमाए, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लियामानी सेक्रेटरी भी यहाँ बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा आपकी तशरीफ आवरी और आपकी प्रेजेंस के लिए, वेरी वोकल वॉइस फ्रॉम अवर पार्टी। नबील गबोल साहब नाज़रीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के बजरिया स्काइप, बहुत सीनियर सियासतदान और माशाल्लाह बड़े वोकल अपने ही अंदाज के। बहुत शुक्रिया नबील साहब, आपसे भी हम आपकी पार्टी का, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन का मौक़िफ़ तमाम उमूर पे मांगेंगे। वेरी ग्रेशियस ऑफ यू कि आपने वक्त निकाला। फैसल सब्जवारी साहब नाजरीन हमें वाया टीवीयू कराची से ज्वाइन कर रहे हैं एमक्यूएम को रिप्रेजेंट करते हुए, स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात के एमक्यूएम के, और इन तमाम मौजूआत पे आपकी भी जो आरा है दैट विल बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब, फैसल भाई आपकी मौजूदगी के लिए। कमल साहिबा आपसे बात का आगाज मैं करूंगी, लेकिन पहले मौजू पे हम लोग बात करेंगे FATF बिल्स के बारे में, क्योंकि गिला आया है ऑपोजिशन का। तो नबील साहब आपसे बात का आगाज अगर कर लें, बताइएगा क्या ऑपोजिशन को गिला है जिस वजह से FATF जैसी संगीन कानून साजी पर भी आप लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? नहीं जी, ये तो सोच है कि पॉलिटिसाइज कर दें, लेकिन ये कि बिल जब नेशनल असेंबली से पास हुआ तो सेनेट से भी हो जाएगा। कुछ उसके ऊपर तराजात ये थे कि जैसे कि आपने शहरी रहमत साहबा का सुना और उन्होंने तकलीफ कि आप किसी को लाइसेंस नहीं दे सकते हैं कि किसी के भी घर में घुस जाए, उसको अरेस्ट कर लें विदाउट सर्च वारंट, विदाउट एविडेंस, विदाउट एनीथिंग, और उसके बाद उसको कस्टडी में रखें और फिर बाद में कहें कि जी हमने बहुत तलाश की एविडेंस, कोशिश की, एविडेंस नहीं मिला और हमने आपको अभी छोड़ दिया है। लेकिन आपने उसकी जो माशरे में आपने जो उसकी बेइज्जती की है या जो उसके साथ हुआ है, उसका कोई आपने ये नहीं सोचा कि उसका रिपोर्टेशन क्या होगा सोसाइटी के अंदर। आप किसी को भी उठा सकते हैं। इस बिल के अंदर ये चीज सिर्फ एक चीज है जिसके ऊपर इख्तिलाफ है। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट हमेशा किसी भी इशू के ऊपर जब वक्त पड़ता है तो फिर फौरी तौर पर अपोजिशन के साथ बैठ जाती है और उसके साथ डिबेट करनी शुरू हो जाती है और फिर उसके साथ बिल को पास करवाने में मदद मांगती है। लेकिन जब भी गवर्नमेंट का नहीं होता, आपका ख्याल है कोई दोस्ती नहीं होती दोनों में? नहीं, देखे जब काम निकल जाता है तो फिर वो आंखें दिखाना शुरू हो जाते हैं, फिर उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑपोजिशन को गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। FATF बिल्कुल पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ एक PTI का मसला नहीं है, जितनी भी जमातें हैं उनका मसला है। और मेरे ख्याल में ये बिल इंशाल्लाह पास हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि PTI की हुकूमत जो है अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। अच्छा, ये मुश्तरका कोई इजलास बुलाया जाएगा फिर पास हो जाएगा? इतना फरमा दें नबील साहब, 2010 का ये एक्ट है, वैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट जो आपके ही वक्त में पास किया गया था, उस वक्त भी हम ग्रे लिस्ट का ही हिस्सा थे। बताइएगा वैसे आप देखते कैसे हैं, पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल होगा? हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं इस हवाले से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान निकल आएगा ग्रे लिस्ट से, क्योंकि कर बहुत रहा है पाकिस्तान इस हवाले से। जो
FATF के डिमांड्स हैं, उसमें से मैं समझता हूँ कि 80% पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको जो है पूरा किया है। और इस तरह मैंने कहा कि ये मसला PTI का नहीं है, ये मसला कौम का है, मसला मुल्क का है। तो मुल्क का मसला है, उसके लिए हमें आउट ऑफ वे भी अगर जाना पड़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, हम जाएंगे और इंशाल्लाह ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालेंगे। आउट ऑफ वे का सर क्या मतलब है? नबील साहब जरा तशरीह फरमाइएगा। आउट ऑफ वे ये है कि अगर हम ना चाहते हुए भी एक चीज पे अगर हमें इख्तिलाफ है तो हम इस बिल को पास करवाने में हुकूमत के साथ इस हवाले से जाइए कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आए। हमें पता है क्या नुकसान होंगे। सही है। तो इससे पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये नबील साहब तो कह रहे हैं कि आउट ऑफ वे भी जाना पड़ा। कमल साहिबा, स्ट्रेट टू यू, आप बताइएगा आप क्यों इनको साथ लेकर नहीं चलते हैं और आप क्यों महाजराई ऑपोजिशन के साथ कर रहे हैं? सख्त शिकायत है ऑपोजिशन को कि आप किसी भी मामले पर कानून साजी तक तो आप साथ होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद बहुत सख्त किस्म की दरारें आ जाती हैं आप में। थैंक यू वेरी मच मोना। सो नाइस ऑफ नबील गबोल साहब। आई विश कि ये पार्लियामेंट्री लीडर हो या तो कौमी असम्बली में या फिर सेनेट में, क्योंकि ये इतने डिफरेंट बात कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे जो एक्चुअली में वहाँ पे हो रहा है। नेशनल असम्बली में जिस दिन परसों ये सारा कुछ हुआ, मामलात हुए, मैं वहाँ बैठी हुई थी। ये उन तमाम बिल की जो हमने प्रेजेंट किए थे FATF के, ये उनकी पूरी लिस्ट है। मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ एतराज किस पे था। नंबर 7 पे हमने प्रेजेंट किया जी एक वक्फ प्रॉपर्टीज का ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की वक्फ प्रॉपर्टीज का बिल, जिसपे हमारी जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी को सबसे ज्यादा एतराज है। उसके बाद ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तकरीबन 2 से 3 बिल थे। 2 बिल थे वक्फ के और 2 बिल थे इसके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के, जिसपे फिर हमारी जो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क एसोसिएशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो खड़े हो गए। सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क PMLN है, उनको एतराज हुआ, उन्होंने जाके स्पीकर पर अटैक भी किया। बाकी उसका लॉन्ग फॉर्म बना ली है। हाँ, बनता ही यही है ना। पिछले 30-35 सालों में PMLN ने किया क्या है? पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, और क्या है पाकिस्तान में? इसलिए उन्हें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस ही सारी इसी मनी लॉन्ड्रिंग पे। अब उनका एतराज क्या है जनाब? वो कहते हैं जी ये जो 34 अमेंडमेंट्स इन्होंने प्रपोज की, ये मेरी दीवी नहीं है, ये हुकूमत की दीवी नहीं है, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको मैं कहती हूँ पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क, इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। इसमें वो ये फरमाते हैं कि जो आपने 2010 में इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, उसमें से नैब निकाल दिया जाए, सिंपल, ताकि जितने इनके केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के जो ये इधर प्रपोज्ड हैं, जिसमें इनके मुख्तलिफ केसेस की पूरी लिस्ट है, ये सारे के सारे खत्म हो जाए। क्योंकि FATF यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर्स को नैब प्रोब ना करे। अब जिस पे शहरी रहमान साहिबा एतराज उठा रही है गिरफ्तारी का, वो नैब का लॉ या नैब की एम्बेट में आता है, और ना हमने उसको डाला है और ना हम उसको निकाल रहे हैं। हम वहां पे कोई चेंजेस नहीं ला रहे हैं। हमने एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जो FATF के लिए जरूरी है। इंटरनेशनल डिमांड्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या जो रिक्वायरमेंट्स है उसके एन मुताबिक ये वहां पर भी शहजाद अकबर ने भी सारी बात समझाई, हम भी दोबारा समझा रहे हैं। मसला सारा ये कि चोर की दाढ़ी में होता है बड़े वाला सुई गैस का पाइप, तो इनका नहीं। जिनको ये डर है कि हमने यहाँ पे गाजरें खाई हैं और पेट में दर्द भी है, उन्हीं को ये प्रॉब्लम है कि गाजरों को निकाल दिया जाए। अब ना नैब को हम डाल रहे हैं ना निकाल रहे हैं, भाई वो तो आपने 10 साल पहले डाला था। हाँ, उनसे पूछे। हाँ, तो वो आपने डाला था, हम तो उस पर काम ही नहीं कर रहे। ये कहते हैं कि ये 34 जितने इन्होंने अमेंडमेंट्स दी हैं, ये 38 जो नैब के ऑर्डिनेंस की अमेंडमेंट्स, उनमें से ये 34 निकाल के नैब को एक ताबूत में दफन करें और उसको, आजकल तो कराची में बड़ा पानी बह रहा है, उसमें बहा दें और खत्म कर दें, ताकि ये सारा मसला खत्म हो जाए। ठीक है। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2012 में FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया, 2018 तक दोबारा है। और अब क्योंकि नबील गबोल साहब, थैंक यू, इन्होंने बिल्कुल एतराफ किया कि इस प्रेजेंट हुकूमत ने 80% मेहनत की है कि हम इसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि जो हमारी ये इत्तेहाद बैनुल मुजरिमीन है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए। ये उसके एवज
ये हमारे से पूरा ब्लैकमेलिंग के तहत ये मांगा जा रहा है। मोना आलम, ये आप देखिए 34 अमेंडमेंट्स सही है जो रिजेक्ट हो गई, जो जिसका फैटफ में सिर्फ वो कहते हैं नाम निकाल दें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में। सही है, मैंने आगे मैं बढ़ूं क्योंकि फैसल साहब का भी इस पे व्यू है। जी फैसल साहब, आप बताइएगा आपका क्या ख्याल है, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, और जाहिर है ये तमाम चीजें आप लोग भी इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के साथ दोनों हाउसेज में पार्लियामेंट के, आपको लगता है फिर अब ये ज्वाइंट सेशन के जरिए ये मसला हल होगा? और अभी नबील साहब फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस नेशनल कॉज के लिए आउट ऑफ द वे भी जा सकती है। आउट ऑफ द वे ही चली गई है, होने ही नहीं दे रहे। फैसल साहब जी बहुत शुक्रिया। जी मेरे ख्याल में मुझे लगता तो यही है कि कहीं ना कहीं कंसेंसस बनाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है, अगर वो देख लीजिए। जी जी मैं जी तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि कंसेंसस हो जाएगा, इस पे कोई इत्तेफाक राय बनेगा, क्योंकि बहरहाल जो FATF का मसला है वो किसी एक जमात का मसला नहीं है, मुल्क का मसला है। वो क्यों बना, क्यों पैदा हुआ, आया हम उससे 100% संजीदगी के साथ नबर्द आज़मा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल जो भी ज़रूरी कानून साजी है वो खासी ताख़ीर से हो रही है, उसको होना चाहिए। हाँ, साथ ही साथ मैं समझता हूँ, जो मैंने अखबारात में देखा है, क्योंकि मैं पार्लियामान में नहीं हूँ तो मैंने बिल मेरे पास आ तो गई वो अमेंडमेंट्स वगैरह जो 2010 के कानून में, और मेरे ख्याल में एंटी टेररिज्म का जो कानून है 1997-98 का, उसमें कोई तरमीम की गई हैं, लेकिन मैं उसको तफसील से पढ़ नहीं पाया। लेकिन गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर कहीं पे ये बात हो रही है कि 90 दिन के लिए भी किसी को आप कैद कर सकेंगे, 180 दिन के लिए, तो इस तरह के कवानीन जो है वो मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते, और माजी में हमने उनका कोई बहुत अच्छा इस्तेमाल होते हुए देखा नहीं है। पहले भी पाकिस्तान प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस के नाम के ऊपर इस तरीके से हुआ था। ज़रूरी इस बात की है कि हम अपने कवानीन के से ज़्यादा अपनी प्रोसिक्यूशन को मजबूत बनाएं। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट से ज्यादा सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है उस पर जोर देना चाहिए। यानी एक आदमी को इल्म हो कि मुझे फांसी तो नहीं लगेगी, लेकिन बहरहाल मैं पकड़ा जरूर जाऊंगा, भले मैं कितना ही बड़ा हूं, कितना ही बारसूख हूं। ये चीज हमारे यहाँ करने की जरूरत है। बाकी रही बात के पार्लियामान के मुश्तरका सेशन से हो जाएगा तो शायद यकीनन, क्योंकि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही है, आइन में तो तरमीम है नहीं, और वहाँ इसके जरिए हो जाए। और मैं नहीं समझता कि अपोजिशन की जमातें भी इतना रिस्क लेंगी कि इतने नाजुक मामलात पर वो एक हद से ज़्यादा आगे जाएंगी, क्योंकि बहरहाल खाकम बदहन अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से में ही रहता है या ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो वो तो मुल्क की मईशत का, मुल्क के अवाम का बहुत बड़ा नुकसान है। फैसल साहब ये बताइएगा, आप ये NRO और NRO प्लस ये जो तमाम बाज़गश्त है, इससे आप कितना, आपको लगता है कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है? जो ये इल्जाम आयद किया जाता है कि इसकी आड़ में NRO ढूंढा जा रहा है, दरअसल ये पड़ा हुआ है NRO। देखिए बहरहाल सियासी जमातें ये तो करती हैं कि जब कोई पीस ऑफ लेजिस्लेशन आता है तो उसमें अगर हुकूमत आपसे कोई गुंजाइश मांग रही है तो आप ये दरियाफ्त करते हैं कि इसमें मेरे लिए क्या है। अब ये तो ऐसा होता है। मुझे नहीं इल्म के NRO मांगा दिया जा रहा है या देने जा रही हुकूमत या रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस बात पे कायल हूँ कि जो नैब का इदारा है उसको बदकिस्मती के साथ, देखें आया तो मुशर्रफ साहब के दौर में था, उसके बाद पूरे 5 साल की पीपल्स पार्टी ने हुकूमत, पूरे 5 साल की मुस्लिम लीग ने हुकूमत, किसी ने भी बदकिस्मती के साथ उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। उसमें बहुत इस्लाह की जरूरत है। आप या तो यहाँ के बिजनेसेस चला लें या फिर आप नैब चला लें। जो सूरत हाल, विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। हमने सूबे में भी ये सूरत हाल देखी है कि जो एंटी करप्शन का इदारा है वही सबसे ज्यादा करप्शन की आमाजगा होती है। इसी तरीके से नैब के ऊपर एतराजात आ रहे हैं, तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इस मौके पे कर लें, जितना जल्दी कर लें उतना बेहतर है मुल्क की मईशत के लिए। राइट, ठीक है। तो फैसल साहब का तो ख्याल है कि ये अभी इस्लाहात की जरूरत अपनी जगह है। और क्विकली टू द सेकंड टॉपिक नाजरीन, क्योंकि कराची और शहर कायद का जो मसला है हर गुजरते लम्हे के साथ ये कहना तो गलत नहीं होगा कि मजीद संगीन होता जा रहा है। ऐसे में फैसल साहब आपसे इसका आगाज करूंगी, बताइएगा, एक तो आउट गोइंग मेयर वसीम अख्तर साहब काफी नाला नजर आए, इमोशनल नजर आए, आप दीदा भी हुए अपने आखिरी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने दोनों की तरफ गिला किया, उन्होंने वफाकी हुकूमत की तरफ भी किया, सिंध हुकूमत की तरफ तो वैसे भी बदस्तूर गिला है। फरमाइएगा, ये क्या समझते हैं आप, अब मामलात हल होंगे और इसका अल्टीमेटली क्या सोल्यूशन है?
नहीं मोना, मुझे तो नहीं लगता कि किसी कमेटी से कराची के मामलात कैसे हल होंगे। कराची को एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत देखने की और एक कुल वक्ती हल देने की जरूरत है, जिसमें आईन भी और कवानीन भी आड़े आ रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मेरा सबसे बड़ा मसला, मुख्तलिफ मसाइल हैं लेकिन एक बहुत बड़ा मसला यूं कहने दीजिए मुझे, वो ये है कि जी हमें दुरुस्त गिना ही नहीं गया। चीफ जस्टिस साहब बैठ के फरमा गए हैं कि 3.5 करोड़ का शहर है कराची। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में हमारी पिटीशन 3 बरस से मौजूद है, मैं भी एक पिटीशनर हूं उसमें से, पूरी एमकेएम की लीडरशिप है कि यहाँ की मर्दमशुमारी सही नहीं हुई। 3.5 करोड़ मोहतरम चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं, गिना गया हमें 1.5 करोड़। जब आप एक शहर की आबादी को ही निस्फ करके गिनेंगे तो आप उसके साथ ज्यादती क्या कर रहे हैं? हक़ नुमाइंदगी तो कम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप तालीम में, वसाइल में, पानी में, रोजमर्रा की सारी चीजों में भी जो मेरा थोड़ा बहुत हिस्सा होना चाहिए उसको भी कम कर रहे हैं। आप ये नहीं गिन रहे, यहाँ के नौजवान को आप नौकरियां नहीं दे रहे, जाली डोमिसाइल पूरे सूबे सिंध में अभी आवाज उभरी है और बिल्कुल दुरुस्त उभरी है कि सूबे से बाहर के लोगों को सूबे के जाली डोमिसाइल पे नौकरी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा कहना यह है कि हमारी एक पिटीशन ये भी हाई कोर्ट में मौजूद है कि जहां शहरी सिंध के जाली डोमिसाइल के ऊपर नौकरियों की बंदरबाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 10-12 साल में की है। आप यहाँ के नौजवान को नौकरी दें, यहाँ के लोगों को पूरा गिने और कवानीन में वो तब्दीली लाएं। मिसाल के तौर के ऊपर हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दोस्त हैं वो 18वीं तरमीम के बहुत बड़े चैंपियन हैं कि उसको समझते हैं कि वो जैसे सहीफा आसमानी है। उसी 18वीं तरमीम में एक आइन में आर्टिकल है 140A जो ये डिक्टेट करता है सूबाई हुकूमतों को कि आप बल्दियाती हुकूमतों के इंतखाबात करवा के उन्हें माली, इंतजामी, सियासी इख्तियार वसाइल तफवीज करेंगे। आप आइन की ये 140A को देख लीजिए और सिंध के जो बल्दियाती कानून है उसको देख लीजिए। कराची के मेयर के पास या जैकबाबाद के चेयरमैन के पास, किसी के पास भी, कराची के मेयर का मैं आपको बता दूं कि ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का इख्तियार पीपल्स पार्टी ने उनके पास छोड़ा, ना बिल्डिंग कंट्रोल का मुहिकमा छोड़ा, ना मास्टर प्लान छोड़ा, ना ट्रैफिक मैनेजमेंट छोड़ी, ना कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी छोड़ी, ना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट छोड़ी। यानी एक टुथलेस किस्म का ऑफिस और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम के ऊपर बना दिया। ये कौन सी 18वीं तरमीम है कि जो ये तो कहती है कि इस्लामाबाद से सूबाई दारुल हुकूमत सारा इख्तियार आ जाए, लेकिन उसी 18वीं तरमीम में जब ये कहा जाता है कि सूबाई दारुल हुकूमत वो इख्तियार और वसाइल अजला को और शहरों को आगे तफवीज करे, यही ना कि एनएफसी अवार्ड, लेकिन फिर पीएसटी अवार्ड का कोई नामो निशान नहीं है। और अभी मैं नबील 12-13 साल से प्रोविंशियल फाइनेंस कमिशन यहाँ हुआ नहीं, एक मीटिंग हुई है 5 जून 2017 को। एनएफसी भी नहीं हुआ है, वो ये गिला करेंगे, मुझे यकीन है। नहीं, एनएफसी तो, लेकिन पैसे तो मिल रहे हैं ना एनएफसी के तहत। तो मेरा क्या कहना है, मैं ये कह रहा हूं भाई, आप एनएफसी में क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि जनाब रेवेन्यू बहुत हम सिंध जनरेट करके देता है, इसलिए ज्यादा पैसे दे दीजिए, लेकिन फिर भी आपको पता है 85-88% वो आबादी पर होता है, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन इस बुनियाद पर होता ही नहीं है, हमें देते ही नहीं पैसे। कराची के पैसे सिंध हुकूमत नाक बन के बैठ जाती है, तो मसला कैसे हल होगा? नबील साहब, मसला कैसे हल होगा? मर्दमशुमारी में क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि सही नहीं गिना गया है और बाकी अदालतों का भी रुख किया गया है, और 18वीं तरमीम के तहत आपका ये गिला, क्या आप भी ये दोहराएंगे कि एनएफसी नहीं हो रहा और बाकी असल तो ओनस सिंध हुकूमत की तरफ आता है, जो असल जो नजरें हैं तमाम की कराची के शहरियों की, बाकियों की, वो आप लोगों पे या सिंध हुकूमत पे मरकूज है? अव्वल तो मैं इस बात पर आऊंगा कि फैसल भाई ने बिल्कुल कहा कि कराची के साथ सुतेरी माँ वाला सलूक बिल्कुल हो रहा है, और उसकी वजह यही है कि कराची की अगर आबादी को आप 50% कट डाउन कर लेंगे और जानबूझ के कर लेंगे और एक प्लानिंग के तहत कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जुल्म है कराची वालों के साथ। और जुल्म करने वाले आज भी अगर बैठे हुए हैं तो हमारे भाई फैसल सब्जवारी साहब की भी जमात जो है उनके साथ बैठी हुई है। हम उनको ये कहते हैं कि भाई, अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि 3.5 करोड़ की आबादी, जो कि वो भी कम का है, मैं समझता हूँ कराची की आबादी 5 करोड़ की आबादी है, लेकिन कराची को सिर्फ कट डाउन करने के लिए, कराची को
कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली में कम सीटें देने के लिए कराची को जो है, जो कराची सबसे बड़ा पाकिस्तान का शहर, जो टैक्स पेयर, जो सबसे ज्यादा एक्साइज, कस्टम, ड्यूटी, जो पूरे यानी कराची के टैक्सेस से आप सियालकोट में पुल बनाते हैं, कराची के टैक्सेस से आप जो है मियाँ वाली में रोडें सड़कें बना रहे हैं, और बदले में आप क्या दे रहे हैं? और फिर मैं ये पूछना चाहूंगा एमक्यूएम के भाई से कि भाई आप एनएफसी के खिलाफ अगर हैं, एनएफसी और 18 अमेंडमेंट के, तो मुझे बताएं अभी भी वफाक जब हमें कुछ नहीं दे रहा है, तो क्या 18 अमेंडमेंट एनएफसी को खत्म करके तो फिर क्या वफाक आपको एक डेला भी देगा? आपको तो कुछ मिल नहीं रहा है। हम दे रहे हैं टैक्स की सूरत में 100 रुपए वफाकी हुकूमत को, और वफाकी हुकूमत जिसको हमें 70 रुपए वापस देना है, वो 70 रुपए हमारे खाकर बैठा हुआ है। तो हम डेवलपमेंट की, हम एनएफसी अवार्ड की मुखालफत या हम 18 अमेंडमेंट की मुखालफत किस बुनियाद पर कर रहे हैं? हमें चाहिए कि इस इशू के ऊपर गालिबन नबील साहब वो मुखालफत नहीं, वो ये कह रहे हैं एनएफसी तो के तहत तो मिल रहा है ना, तो पीएफसी भी कर दें, फिर आगे भी जो लोकल बॉडीज हैं उन्हें एम्पावर कर दें। कौन करेगा? देखिए कौन आप करेंगे ना सर? हुकूमत करे नहीं, हम तो देखें, हमें तो हम समझते हैं हमारे पास सिंध हुकूमत का खजाना बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। हमें जो वफाक से पैसे मिलने थे वो पैसे मिल ही नहीं रहे। हमें क्या मिल रहा है? मुझे बताएं। फैसल सब्जवारी साहब ज्यादा सियासत को जो है पढ़ते भी हैं, समझते भी, उनके पास रिकॉर्ड्स भी सारे मौजूद हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। मुझे बताएं कि हमारे जो सालाना एनएफसी अवार्ड के जो तय हुआ था फंड्स, उसमें से हमें पिछले ये जो पीटीआई की हुकूमत है 2 साल में हमें कितना फंड मिला है? हमें ये बता दें कि सिर्फ कराची में एक भी डेवलपमेंट का काम वफाक की तरफ से अगर हुआ है वो बता दें हमें। ये जितने डेवलपमेंट के काम कराची में हो रहे हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट के अपने टैक्सेस से, अपने फंड से हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कराची का इशू, सिंध का इशू जो है हम सबका मुश्तरका इशू है, और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। और ये बैठ के हम जो है नारे लगाना कि जी कराची को सिंध से अलग करने का, सिर्फ लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करना, पता नहीं किसको खुश करना, इसको अगर हम छोड़ दें और हम कराची को पाकिस्तान का दिल समझकर, और हम ये समझे कि जी कराची हम सबका है, और कराची 14 एमएनए की सीटें पीटीआई को दी है, 14 एमएनए की सीटें पीटीआई को दी है, मुफ्त में दी है। वो भी एमएनए में जानता हूं जो रात को सो गए थे, हार के सुबह जीत गए थे। तो फिर उनको भी चाहिए कि जी आगे बढ़े और इस कराची के मसले के हल के लिए आपने कमेटीज बनाई है। अब पता नहीं कमेटी इस तरह की बहुत बनी है, ये कमेटी क्या करेगा, लेकिन मुझे ये उम्मीद है जो कराची की जमातें हैं वो मिलकर हमारे साथ ये सवाल कमल से मैं पूछती हूँ कि कमल साहिबा, बाकी क्योंकि वफाकी हुकूमत से हमेशा ही गिला रहता है सिंध हुकूमत का, आपके आने से पहले भी 2018 से पहले भी कोई भी वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत गिला करती है, शहर कायद भी गिला करता है। आपके ऊपर इसलिए ये सवाल ज्यादा लागू होता है क्योंकि 14 वाकई एमएनए का मैंडेट आपको शहर कायद से मिला है, और 18वीं तरमीम के तहत ये जो बहस एक चल रही है वंस एंड फॉर ऑल खत्म की जाए। आपका क्या इरादा है, या हुकूमत वक्त का इरादा क्या है 18वीं तरमीम को आगे? जी, नबील गबोल साहब ने बड़े प्यार से, बड़े तरीके से सारा लपेट के गोला बनाया और उठा के वफाक के उसमें फेंक दिया है। फैसल सब्जवारी साहब ने एक लॉजिकल बात की है, पैसा जा रहा है, ये नहीं हो सकता है कि इनके पास पैसा नहीं आ रहा है। 2 सालों को ये कह रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म है, हम तो बगैर उसके चल रहे हैं। देखिए, इनसे सिर्फ पूछना ये है कि आपके जो पैसा आता रहा है 10 साल चले, 2 सालों से तो आपके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। जो उससे पहले 10 साल से आपके पास पैसा आ रहा था, 14 खरब रुपया 10 सालों में आया। 14 खरब, अरब नहीं कह रही हूँ, 100 अरब से 1 खरब बनता है। तो यानी आप सोचे कि 14 खरब रुपया आया, वो किधर गया, कौन सी डेवलपमेंट सूबा करवा रहा है? अगर नजर आ जाए तो बताएं मुझे। ये बता दें कि आज कराची जो डूबा हुआ है, क्या ये एक अनहोनी हुई है? ये सिस्टम का इशू है। आपकी जो जितनी यहाँ पर इंक्रोचमेंट्स हुई, चाइना कटिंग हुई, आपका सिस्टम नहीं है, आपने ड्रेनेज आज तक नहीं बनाई, आपने कोई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करा सके वहां पर, इसलिए कि और फिर 14 ऊपर से जो जुल्म हो गया सबसे ज्यादा, कि जब कराची की आवाम ने बिलबिला के आपको रिजेक्ट किया और पीटीआई के 14 एमएनए वहां से इलेक्ट हुए, आप सोए हुए थे, इसलिए आपको लगता है कि रिजल्ट बदल गया। रिजल्ट तो बड़े अरसे से दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा था। लोग जब निकल रहे थे बाहर और कराची में जलसे होते थे तो लोग इसी वजह से बाहर आते थे क्योंकि उनका बुरा हाल किया है। पीपल्स पार्टी को भी दिया, एमक्यूएम को भी नहीं। एमक्यूएम के तो हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए असेंबली में, मैं तो बिल्कुल उनके साथ बैठती हूँ।
لیکن بات ساری ہے کہ جب آپ نے نظام نہیں, ایک منٹ جی نبیل صاحب, ایک منٹ ابھی مجھے ذرا سکور سیٹل کرنے دے, پھر اگلی بات کرتے ہیں. 5 کروڑ کا اگر ایک شہر ہے اور اس کا یہ انجام ہوا ہے کہ آپ 2 سالوں کو میں نے مائنس کر دیا ہے. فی الحال میں ابھی جو ہے نا 2018 تک کی آپ سے سوال جواب کر رہا ہوں. جی ہاں, 2007 سے لے کے 2018 تک کا بات کر لیتے ہیں نا, پھر آگے 19 اور 20 پہ بعد میں آ جاتے ہیں. تو اس کا اب ریزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ اور زیادہ سوتیلی ماں, کیا سوتیلی ماں جب نام لگ جائے نا تو ویسے ہی بندے کا دل سافٹ ہو جاتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سا سلوک ہو رہا ہے زرداری لیگ کی طرف سے کہ آپ نے عوام کو دیا اس کے بعد پنشمنٹ. یہ آپ نے پی ایف سی ایوارڈ 12 سال نہیں اس لیے کیا, اختیارات نیچے لوکل گورنمنٹ کو نہیں دیے. مجھے ذرا 18ویں ترمیم میں ایم این اے کا اختیار بتا دیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے. ایک صوبے میں ایک ایم این اے جا کے جس دن کھڑا ہوگا نا اور کام کرائے گا اس دن یہ کہیں گے دیکھا یہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہے. مجھے بتا دیں کہ ایم این اے کا کیا اختیار ہے. میں ایک لیجسلیٹر ہوں, میں اسمبلی میں بیٹھتی ہوں, میرا اختیار یہ کہ میں لیجسلیشن کروں. میں کسی بھی صوبے میں جا کر اس وقت کوئی اختیار ایسا پریکٹیکلی یا کانسٹیٹیوشنل نہیں رکھتی کہ میں وہاں جا کے کسی کو آرڈر. فیصل صاحب کا گیا ایم کیو ایم کا اختیار یہ آگے نیچے, اور ان کا بھی یہ کام ہے کہ یہ صوبے میں یہ بھی لیجسلیشن کریں, انتظامی امور دیکھیں, لیکن نیچے پاور ڈیوالو کریں جو یہ کرنا نہیں چاہتے تھے. اور انہی کی بدنیتی کی وجہ سے آج کراچی جب ڈوب رہا ہے اور آج انہیں پتہ لگ گیا کہ اب یہاں ان کا بالکل فیوچر نہیں, تو خالی شور مچانے. اور کل تک مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی انتظامی امور کسی کو نہیں دیں گے چاہے جو مرضی کمیٹی بنا دیں. بھائی آپ کے دکھانے کے دانت اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں. آپ ٹی وی پہ آ کے اور اپنی جو ایک وہ جو پیچھے 6 تصویروں والی آپ کا وہ سی ایم سیکریٹریٹ ہے وہاں سے بیٹھ کے آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں. کراچی میں آپ کس وقت نکلے ہیں؟ آپ رسپانسبلٹی لینے کو تیار نہیں. ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں تو ایم کیو ایم کی حکومت ہے. میں نے خود پروگرامز میں بیٹھ کے سنا, کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ بیٹھے الائز انہوں نے سارا برباد کیا. جب آپ کراچی کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے, جب آپ کراچی کے ہر نظام پہ الزام دوسروں کو دینا چاہتے ہیں تو آپ دے دیں 14 ایم این اے, بسم اللہ کر کے ہم لیتے ہیں آپ سے, دیں آپ. ہم 14 ایم این اے کو اختیار بھی دیں گے, وہ کھڑے بھی ہوں گے, دن رات ایک کریں گے. جس وقت نالے ٹھیک کروا رہا تھا 14 میں سے ایک ایم این اے, تو کتنا شور مچا, کتنی اینٹی آپ لوگوں نے اس وقت پروپیگنڈا سٹارٹ کیا کہ نالے کیوں صاف ہو رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا نالے کا اور غلاظت زدہ پانی کس طریقے سے لوگ اس کے ساتھ خوار ہو رہے ہیں. لوگوں کو آپ کنفیوز مت کریں اس انتظامی امور میں, بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. ایک منٹ مونا, 3 ٹیئر آپ کا حکومت کا نظام, فیڈرل, پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. آپ نے پروونشل اور فیڈرل لوکل گورنمنٹ کو اگر آپ امپاور نہیں کریں گے نیچے تو آپ کی گلیوں میں یہی حالات ہوں گے جو آپ نے کیا ہے کراچی کے ساتھ ظلم. اور اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ 14 ایم این اے میں کام کرنا ہے, آج ہمارے ساتھ بات کر لیں, ہم 14 ایم این اے کو اختیار دے کے کام شروع کرا دیتے ہیں. One sentence to both the gentlemen کی طویل for the sake of کراچی. نبیل صاحب دین فیصل صاحب, ایک جملہ آپ دونوں کو. 18ویں ترمیم میں ایک اور ترمیم کریں, لے آئیں 14 ایم این اے کو اختیار دیں, ہم ابھی کروانا کام شروع کریں. نبیل صاحب کنول جو ہے ابھی عمر میں شاید مجھ سے 1-2 سال بڑی ہوں گی, ایکسپیرینس میں بہت کم ہے. میں صرف اتنا ان کو بتانا چاہتا ہوں, میرا جو بھی ایکسپیرینس ہے نا نبیل صاحب فیئرنیس پہ ہے. میں نہ منافقت کرتی ہوں نہ جھوٹ بولتی ہوں. سنیں نا, میری بھی سنیں. دیکھیں 14 ایم این ایس کی جب آپ بات کرتے ہیں, میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو جن کا حق تھا, ان کا سیٹ تھا, وہ چھین کے آپ کو بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے میں 2002 میں اپوزیشن کا ایم این اے تھا. ہماری گورنمنٹ نہیں تھی, مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, اور میں نے اپنے حلقے لیاری میں میسو کام کروائے. کیونکہ ہمیں بھی فنڈ ملتا تھا, وفاقی حکومت کی طرف سے فنڈ ملتا تھا ایم این ایس کو. اسی طریقے سے جو ہماری گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی 2008 میں, میری بات سنیں 2008 میں ایک جملہ سنیں 2008 پہ آ جائیں, 18ویں ترمیم آیا 2008 میں. 2008 میں آپ یقین کریں کہ 2008 کے جتنے اپوزیشن کے ممبرس تھے ان کو جتنا فنڈ ملا ہے وہ سارا ڈی سی کو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس بات کا, اپوزیشن میں کون تھا؟ مسلم لیگ لوکل. اب آپ کی صوبے کی حکومت کی بات نہیں آ رہے کہ وہ اس کو اسپینڈنگ کروائے گی. برداشت کریں برداشت تو کریں, آپ سچ تو بتائیں. ابھی آپ برداشت کریں. فیصل صاحب کی طرف بھی میں جاؤں تاکہ جی تھوڑا ٹاپک وائنڈ اپ ہو جائے. مکمل کر لیں نبیل صاحب پلیز, وائنڈ اپ جلدی سے, تاکہ میں فیصل صاحب کی طرف. میں نے مکمل کر دیا. ابھی میں کنول کے سامنے تو بات ہی نہیں کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ ماشاءاللہ ایسی بات کرتی کہ اس کو جواب ہی نہیں بنتا. چلے آپ
फैसल साहब से पूछते। फैसल साहब, मैं गुजारिश 2-3 चीजें करना चाह रहा था जल्दी। पहली बात तो ये कि नबील साहब को इल्म होना चाहिए और है भी यकीनन। 2013 से लेकर आज तक सिंध हुकूमत ने ऑपोजिशन के जितने कराची हैदराबाद के एमपीएस हैं उन्हें 1 रुपया भी उनके हलकों में तरक्याती फंड नहीं देते, अपने एमपीएस के नॉन इलेक्टेड लोगों को देते हैं। खैर, दूसरी बात यह कि नहीं जी, हम कोई 18वीं तरमीम को खत्म नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं 18वीं तरमीम पे कुल्ली तौर पर अमल तो करें। सिलेक्टिव कैसे आप हो जाते हैं कि सूबा ले लेगा पैसे और जी उसी 18वीं तरमीम में लिखा हुआ है कि आपने अजला को शहरों को देने, तो आप खामोश हो जाएंगे। हम कोई एनएफसी को नहीं खत्म करना चाहते, लेकिन मैं ये तो पूछूंगा ना भाई कि एनएफसी में जो सिंध का क्लेम टू फेम है रेवेन्यू जनरेशन, जिसकी बुनियाद पे 5% उन्होंने जो डिविजिबल पूल है उसमें से मिल रहा है, वो पैसे कहां से आते हैं? वो तो कराची शहर जनरेट करके देता है, लेकिन सूबे सिंध तो ले लेता है। यानी लाहौर पे पंजाब की हुकूमत एनएफसी के डिविजिबल पूल में से मिलने वाले पैसों पे 27% लगा चुकी है। और कराची शहर जो मुल्क का 60% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, सूबे का 90% दे रहा है, वहां वो मुश्किल 5-7% पैसे लगाए जा रहे हैं। तो मैं पूछूंगा नहीं, छोड़ दीजिए विफाक को। सूबे को इस साल का तखमीना है 136 अरब रुपए जनरल सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज कराची से और 66 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के। कीमाड़ी से ट्रक निकलता है, सोराब गोट जाता है, यहाँ की सड़कें तबाह करता हुआ सूबाई हुकूमत पैसे ले लेती है। लेकिन वो सड़कें बनाने के लिए देती नहीं है। ये जब तक ये निजाम दुरुस्त नहीं करेंगे, ये पैसे लोगों के हैं, टैक्स पेयर्स के हैं, उन पर खर्च करें। जो लाड़काना का प्रॉपर्टी टैक्स है वो लाड़काना पे खर्च करें, जो कराची का प्रॉपर्टी टैक्स है वो कराची पे खर्च करें। राइट। इस वक्त तो कुल्फी फालूदे वाले के पास जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे। और इसको रैप अप करते नाज़रीन, ये यकीनन लंबी बहस है और शहर कायद में इस वक्त जिस तरह के मसाइल है। क्विकली टू द थर्ड टॉपिक, अब स्कूल खोलने की अलॉन्ग विद एसओपीज बात की जा रही है, क्योंकि कोविड अब अल्लाह का शुक्र है कि सबसाइड हो गया है। कमल से इसका आगाज करते हैं। कमल साहिबा, आप फरमाइएगा ब्रीफली, मुख्तसरन प्लीज, टू ऑल एवरीबडी, टू द लेडी एंड जेंटलमैन, इसका मुख्तसरन, क्योंकि वफाक की सतह से जाहिर है ओरिजिनेट होती है एक पॉलिसी। आपको लगता है सही वक्त है इस वक्त? देखिए जी, 15 सितंबर एक टेंटेटिव डेट दी गई है, उसके एसओपीज और टीओआर सेट किए जा रहे हैं। सारे स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल्स और जितनी भी इंतजामिया है उनको ऑन बोर्ड किया गया है। टेस्ट की भी बात हुई, आज मैं मुराद राज साहब की स्टेटमेंट देख रही थी, और बाकी भी सारे इंतजामी उमूर उनको रेडी किया जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला 15 सितंबर से पहले दोबारा एक मीटिंग होगी जो शफकत महमूद साहब सारी जितनी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के साथ वो करेंगे, और उसके बाद फाइनल अनाउंस होगा। एंड आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरह अल्लाह ने मेहरबानी की है, कोविड कंटेन किया और खत्म किया है या कम किया है, इसी तरह हमारे स्कूल भी खुलेंगे और एसओपीज के साथ हम बच्चों को स्कूलों में जाता वापस देख सकेंगे। राइट। फैसल साहब, आपका क्या ख्याल है, सही वक्त है इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में सही वक्त उस वक्त आएगा जब सारी हुकूमतें, वफाकी हों या सूबाई हों, वो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद करवाना शुरू करेंगी। अभी आप यहाँ कराची में सड़क पर निकल जाएं, मेरे ख्याल में 95-98% लोग मास्क होता ही नहीं है किसी के पास। बीइंग अ फादर, मेरी ख्वाहिश ये है कि कम से कम जो प्राइमरी छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनके स्कूल अभी नहीं खुले जाएं, आप उनको मैनेज करें। जब तक आप ये इंश्योर ना कर लें कि हर स्कूल, खा वो सरकारी हो, खा वो प्राइवेट हो, खा वो प्रिविलेज तबके का हो, उसमें आपने सैनिटाइजर्स भी दे दिए हैं, मास्क भी दे दिए हैं, डिसइंफेक्शन भी हो रही है, टीचर्स को आपने आगाही दे दी है। आप सीनियर क्लासेस की खोल लें कि वहाँ थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल आ रहा होता है एडोलेसेंस में, लेकिन बच्चों के, छोटे बच्चों के तो स्कूल मैं ये समझता हूँ कि फिल वक्त अब मुनासिब नहीं है। कोरोना मौजूद है, अभी भी है, केसेस कम हो रहे हैं। आपके इल्म में है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो इसलिए ये बच्चों के हवाले से हमें बहुत एहतियात करनी ज्यादा सेंसिटिविटी का थोड़ा सा एक सिर्फ इनको बता दूं कि कर ऐसे ही रहे हैं कि पहले सीनियर सेक्शन और मिडिल सेक्शन को खोल रहे हैं और उनका भी ऑल्टरनेट डेज रखेंगे कि बच्चों के हवाले। एक से गालिबन 5वीं जमात तक को अभी नहीं बुला रहे, उस पे नहीं अभी हिकमत अमली। नबील साहब, कोई सिंध हुकूमत की तरफ से आपने डिसाइड किया हो, प्लीज क्विकली बताइएगा। हमने अभी ये डिसाइड नहीं किया कि हम कब खोलेंगे। मैं समझता हूँ पर्सनली, मेरी भी राय यही है कि ये वक्त नहीं है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा भी खतरा जो है वो इस मुहर्रम का, आशूरे का के बाद का है कि उस वक्त के बाद की सिचुएशन क्या होती है। एसओपी के तहत बिल्कुल खोलेंगे, लेकिन 15 सितंबर मुझे मुश्किल लगता है, हो सकता है अक्टूबर के 15 तक खुले जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि बच्चों का मामला है। और पेरेंट्स भी जो है वो बहुत रिलेक्टेड है, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अभी जाएं, क्योंकि कोविड अभी तक मौजूद है। और मुझे यही खतरा है कि ये जो
खुदा न खास्ता ये रेशो को भी दिखा रहे हैं कि आशूरा के बाद बढ़ ना जाए, तो उसके बाद कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि एक क्योंकि छोटे बच्चों के हवाले से हर कोई सेंसिटिविटी का मुजाहरा करता है। तमाम हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स इस पे मुत्तफिक नजर आए हैं कि कॉशन से काम लेना चाहिए। थैंक यू टू द लेडी एंड जेंटलमैन, कमल शोजब साहिबा, जनाब नबील गबोल साहब और फैसल सरफराई हमारे साथ मौजूद थे आज की इस नशिस्त में। दैट विल बी ऑल नाजरीन, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।